आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने कनाडा का अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या आपको ऑक्यूपेशन दिखाना पड़ेगा। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप शुरू से बनाना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल, तो उस चीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपका कुछ भी इस टाइम रेडी नहीं है तो ये वीडियो देख के आपको ये पता लग जाएगा कि एम्बेसी वालों को आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से चाहिए। उसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप हो सकता है प्राइवेट जॉब कर रहे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं। और जैसे बिजनेस या शॉप के अलावा आप फ्रीलांसर भी हैं, तो आपने अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी बैंक बैलेंस और आपके आईटीआर्स, आपका ऑक्यूपेशन कैसे दिखाना है, उस चीज़ पे इस वीडियो में मैं डिटेल में सारी की सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो हर मंथ आपके अकाउंट में जो भी सैलरी आ रही है, जिस अकाउंट में आ रही है वो अकाउंट शो करना ज़रूरी है। और हर मंथ ये नहीं है कि आपकी सैलरी ही आ रही हो, सैलरी आ भी रही हो और आपका थोड़ा खर्चा भी कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी डॉक्यूमेंट बनाने स्टार्ट किए, 5-6 लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं, तो अगले मंथ मान लीजिए 50,000 रुपये आपकी सैलरी आई है, तो वो हर मंथ उसी डेट को आनी चाहिए जिस डेट को फर्स्ट मंथ में आई है। तो अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास सैलरी आ ही रही होगी। और अगर मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप किसी अपने फैमिली या फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। और आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिनका खुद का काम हो और वो आपकी हेल्प कर दें आपका वीज़ा लेके देने में। कि एक छोटी सी हेल्प होगी कि वो हर मंथ अपना, उनका बिजनेस तो चल ही रहा होगा, उस बिजनेस से आपको वो हर मंथ पैसे ट्रांसफ़र कर दें। सबसे पहले मैं जॉब वाले इलेबोरेट कर देता हूँ। तो जॉब में आपको बैंक बैलेंस का पता लग गया कि अगर आपने स्टार्टिंग की 5 लाख के, मानो कि 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में है, उसके बाद आपकी सैलरी आ रही है और वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब आपका ये नहीं है कि 50,000 रुपये आप डाल लो फिर उसको खर्च दो, फिर 50 डालो फिर खर्च दो और एंड में 5 लाख रुपए ही रह जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके 5 लाख रुपए अकाउंट में है, आप स्टार्टिंग से जनरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम, तो 50,000 अगर जा रहा है तो आपके कम से कम मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये आप उसमें से एक्सपेंस कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए 10 मंथ ऐसा ही चला तो आपके अकाउंट में मतलब 8-8.5 लाख रुपए होने चाहिए। वैसे तो 6 मंथ के ही रिक्वायरमेंट होती है, बट आप लंबे तौर पे लेके चलें तो कनाडा के वीज़ा के लिए 7 से 8 लाख रुपए अप्रोप्रिएट हैं, पर आने वो सही वे में चाहिए कि हर मंथ आपकी सैलरी आ रही है, आप कम खर्चा करके आप पैसे बचा रहे हो, तो उसी हिसाब से मतलब आप इंडिया में वेल सेटल दिखोगे। तो वेल सेटल अगर आप दिखोगे तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपका ना गवर्नमेंट जॉब है ना प्राइवेट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब वालों का इजी है, सारा कुछ आपका टैक्स पे हो रहा होता है, तो आपको फॉर्म 16 भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपके जितने भी टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हुए होते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म 16 के अलावा बैंक में ही आपके जो सैलरी आती है, और जैसे आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी इजीली निकलवा सकते हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी निकलवा सकते हैं। बस एनओसी के लिए आपको अपनी हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। और अगली बात कर लेते हैं बिजनेस वालों की। अब मान लीजिए आपका कोई भी फैमिली फ्रेंड कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हेल्प करे, वो अपने पास एज अ एम्प्लॉय शो करके आपके डॉक्यूमेंट बना ले। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, या तो मान लीजिए आपका कोई काम हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड है, उसे रजिस्टर्ड करवा के उसका बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करवा के
करंट अकाउंट से हर मंथ आप अपनी सैलरी डालिए। बिल्कुल मतलब हम उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से, देखिए आपको किसी इंडियन ने वीज़ा नहीं देना है, आपको किसी गोरे ने वीज़ा देना है। तो गोरे किस हिसाब से सोचते हैं, वो इस हिसाब से सोचते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस के जो करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो आपके पैसे नहीं है, सेविंग अकाउंट वाले पैसे आपके हैं। तो अभी हमें करंट अकाउंट ओपन करवा के बिल्कुल वैसे ही रन करना पड़ेगा जैसे कि एक एग्जैक्ट बिजनेस चल रहा होता है, उसी हिसाब से हमें रन करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस है तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं है तो आपको मतलब अच्छे से सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर जीएसटी नंबर ले सकते हो तो जीएसटी नंबर भी ले लो। अगर मान लीजिए आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो तो करंट अकाउंट भी ओपन करवाओ। उससे मतलब एक वैलिड वो बन जाता है कि आप अपना एक करंट अकाउंट भी मैनेज कर सकते हो और करंट अकाउंट से हर मंथ आप अपने सेविंग अकाउंट में भी पैसे डाल सकते हो। तो बहुत अच्छा रहने वाला आपके लिए। आपको हर एक मंथ अपनी सैलरी डालनी है और उसी हिसाब से डालनी है। जैसे एक गोरा अपना काम कर रहा होता है तो करंट अकाउंट वाले पैसों को वो अपने पैसे नहीं समझता, हर मंथ अपनी सैलरी सबसे पहले मतलब अपने अकाउंट में डालता है। उसी तरह से हमें अपना बिजनेस का दिखाना पड़ेगा कि करंट अकाउंट में से हर मंथ आपके सेविंग अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर भी रहे हैं, आपके पास करंट अकाउंट भी है, तो भी आपको यही चीज़ फॉलो अप करनी पड़ेगी। और एक बारी हमें भी कॉल करके आप अपने एवेल्युएशन करवा सकते हो कि आपने मतलब अगर मान लीजिए करंट अकाउंट भी ओपन है, आपका जीएसटी नंबर भी है, सब कुछ भी आपका अच्छे से हो रहा है, तो एक बारी डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन जरूर ले लेना। हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपकी सारी गलतियां ठीक हो जाएं, आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो जाए, तो आपका वीज़ा इजीली आ जाएगा। इसके अलावा फ्रीलांसर की बात करें तो फ्रीलांसर अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे तो फ्रीलांसर का कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है, जैसे कि फ्रीलांसर वो भी हो सकता है जैसे कोई रोड के कॉन्ट्रैक्ट लेता है, या फिर कोई हो सकता है वेबसाइट मेकिंग वाला है, तो वो भी फ्रीलांसर की कैटेगरी में आता है। आप एज अ फ्रीलांसर जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उस कंपनी से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करवा सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है फिर तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको ऑक्यूपेशन दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा नए सिरे से, और कॉन्ट्रैक्ट बनते ही आपका ऑक्यूपेशन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही ऑब्वियसली आ रहे होंगे पैसे, तो उसी हिसाब से आपको आईटीआर भी भरने हैं और अपना सारा काम इसी तरह से करना है। आई थिंक फार्मर रह गए हैं, तो फार्मर ने क्या करना है, अपने जे फॉर्म जितने स्ट्रांगली आप अपने जे फॉर्म दिखा सकते हो दिखाओ, और आपके अकाउंट में भी आने चाहिए वो वाले पैसे। तो मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं पिछले 6 मंथ में, मान लीजिए कि जैसे पैडी वाली फसल है तो वो वाली पैडी वाली फसल भी हो गई है, और इधर से मतलब अगर वीट वाली फसल करें तो वीट वाली भी फसल आपकी डन हो चुकी है, 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाती है ये। अगर दोनों फसलों के पैसे आएंगे उसी हिसाब से आपको मतलब सारे के सारा अकाउंट मैनेज करके चलना है। अकाउंट में थोड़ा बैलेंस बढ़ा के चलना है कि आपको ऐसे शो करना है कि अगर मैं फार्मर भी हूं ना, मैं इतना वेल सेटल हूं कि मैं इजीली कनाडा की टिकट बाय कर सकता हूं, इजीली मैं वहां पे जा सकता हूं और घूम के वापस आ सकता हूं। और स्ट्रॉन्ग टाइज भी शो होते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अगर आपकी सेविंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट वाली बात होने वाली है ये। और फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपका ऑक्यूपेशन, आपकी आईटीआरस और आपका बैंक बैलेंस तीनों आपस में मैच करने चाहिए। जैसे कि आप आईटीआर भर रहे हैं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के हिसाब से 48,000 रुपये आपके पर मंथ सैलरी बन जाती है, और पर मंथ आपके अकाउंट में 48,000 रुपीज़ आने चाहिए। तो या 48 नहीं, 46 47 कुछ समथिंग ऐसे ही बनेगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। जैसे 5 लाख रुपए आपकी इनकम है तो पर मंथ इनकम जो एवरेज बनेगी उसी हिसाब से हमने अपनी एवरेज मंथली इनकम भी देखनी होती है। जैसे 50,000 रुपये आपके या 40,000 रुपये आ रहे हैं तो उसी हिसाब से अपनी आईटीआर फिल होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपके बैंक में भी पैसे रुकने चाहिए, और उसी हिसाब से आपकी सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं। उसी हिसाब से आपके करंट अकाउंट से मतलब पैसे ट्रांसफर होने चाहिए। आपको ना एक क्लैरिटी दे के चलनी है एम्बेसी को।
अगर आप उलझे हुए डॉक्यूमेंट लगाओगे ना तो आपका केस सुलझेगा नहीं, बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा और आप इवन एम्बेसी वालों को भी परेशान कर रहे हो अगर आप अधूरे डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। तो जब भी अप्लाई करना है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करो, आपका वीज़ा जरूर आएगा। और सिंपल सी बात है कि ये जो वीज़ा है ये आपके डॉक्यूमेंट्स देख के ही आपको मिलने वाला है, तो उसी हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी पिछले साल मैंने एक भी कनाडा का केस नहीं लगाया, रीजन बीइंग कि पिछले साल में एम्बेसी में फाइल्स ही इतनी पड़ी थी कि एक स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लें, चाहे हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर लें, विजिट वीज़ा की बात कर लें, बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स उन्हें देनी पड़ी हैं। तो मैंने जितने भी पर्सन थे उन्हें रोका हुआ है कि आपने अगर कनाडा का अप्लाई करना है तो नेक्स्ट ईयर करना, और नेक्स्ट ईयर मतलब अभी आ गया ये 2023, और इसीलिए मैं जो भी इस टाइम कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहने वाला, मई जून जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन उसके बाद वाला टाइम भी बहुत अच्छा रहने वाला, आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा। और आज की वीडियो में इतना ही कनाडा के रिलेटेड। नेक्स्ट जो वीडियो है कि लास्ट ईयर मतलब इतने वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुए हैं, उस चीज़ पे हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। आई होप कि मैं अच्छे से आपको सारा कुछ मैं समझा पा रहा हूँ, और अच्छे से अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक